1 मान के चलना है, ये भी अपने को पता है। कभी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन अगर आ जाए तो उसमें हम पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है सर। अब आता है इसका मिडिल फेज, यानी जिसमें हम क्या बात करेंगे कि हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल की बात करते हैं सर। हेडिंग डालिएगा न्यूमेरिकल सेक्शन। मैंने क्या किया है कि लगभग सारी चीजों को बढ़िया से लिख दिया है और थोड़ा सा समझा देंगे, काम बन जाएगा। आ जाओ दोस्त, टेस्ट है नहीं तुम्हारा कल, अपने को पहले से मालूम था। आओ इधर, बातचीत नहीं, एक एक करके एक एक पॉइंट लिखना है, उसको समझते चलना है सर। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है एक्सप्रेशन ऑफ केसी इज इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, सो इक्विलिब्रियम मोल्स विल बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लिखते जाओ, पहला पॉइंट पूरा लिखो। बेटा जरा बुला लाओ किसी को। क्या नहीं दिख रहा? लाइट बंद करते हैं क्या? ए बुला ला यार। लो भैया, बड़ा कर दे रहे हूं, बताओ। अब दिख जाएगा। केवल पहला एक्सप्रेशन लिखना। ये पहले ये बताओ, ये चलती नहीं है घंटी तो फिर यहां क्यों धरे हो? नहीं, ये तो चल रहा है। जाओ पूछो ऑन हुआ कि नहीं। बहुत तेज में गुस्सा हो जाता हूं। हाँ, बस तुमसे नहीं होता हूं। अरे यार पता है आज पेंट हो रहा था घर में, एक बहुत तगड़ी चीज निकली है, दिखाएंगे बताएंगे तुमको अभी। अरे अरे क्या बताएं, एक लॉकेट आता है हर्ट वाला, आता है कि नहीं आता है, जिसमें 2 पोर्शन होते हैं उसके, एक निकला है यार। बाकी तुम समझदार आदमी हो, शादी हो गया है तो कुछ बोलने का मतलब नहीं है। आओ, अरे आओ, नहीं तुम्हारी कहानी नहीं, कहानी हो जाएगी, तुम इसमें आओ। इसीलिए आज हम याद में हैं, इसलिए आज हम, तबीयत गड़बड़ है तब भी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। आओ, पहला टर्म है सर एक्सप्रेशन ऑफ केसी। अब एक एक करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी पकड़ रहे हैं, तो अंडरलाइन कर लीजिए कि हम कौन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, is in terms of concentration, so equilibrium moles will be divided by volume। मतलब ये कह रहे हैं कि जब भी आप केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें इस बात को जरूर याद रखिएगा कि मान लीजिए बेटा हमने आपके सामने एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखी, ए से बी बन रहा है और इनिशियली कुछ भी लिया गया हो, अभी वहां भी पहुंचेंगे। इक्विलिब्रियम पर अगर मैंने कहा कि इसके N1 मोल है, इसके N2 मोल है, तो जब हम इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो अगर मुझे और अच्छा करना है तो मैं इसे 2 भी कर लूं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी आ जाएगा। तो क्या मैं लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। तो ये कह रहे हैं कि उठा के डायरेक्ट ना फिट कर देना, क्योंकि यहां पर ये ए और बी का ये जो डब्बा है
ये इनको क्या बता रहा है, ये इनकी क्या वैल्यू है, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसका मतलब जब आप यहां पर इन वैल्यूज को पुट करिएगा तो जो भी मोल्स हैं, मान लीजिए पूरे कंटेनर का वॉल्यूम हमने क्या मान लिया, V लीटर, तो भूलना नहीं है दोस्त, क्या रखना है, वॉल्यूम से डिवाइड करके ही यहां पर आप रखेंगे। बस एक एक्सप्रेशन में नीचे लिख लीजिए, ध्यान रखिए। एक एक बात बताएंगे, इसके बाद ना आ जाए तो फिर नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बहुत क्लियर है हम इसमें। मोल कंसेप्ट आपने बढ़िया से पढ़ा ही है, बाकी सब ठीक है मामला। तो पहला पार्ट आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए हम लोगों ने लिखा है कि जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे केसी का, तो हम वहां पर कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं। तो अगर मेरे पास इक्विलिब्रियम में मोल्स मुझे पता चल गए तो मैं वॉल्यूम से डिवाइड करना भूलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे यहां पर जब वैल्यूज पुट करनी है तो क्या रखना है, कंसंट्रेशन का टर्म रखना है इसे। हां, अब फिर उसके बाद जैसे जैसे सवाल करते जाओगे, मैं तुम्हें आगे की कहानी भी बताता हूं, फिर तुम थोड़ी बुद्धिमानी दिखाना। तुम ये याद रखना कि अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 है, क्या यानी कि ऊपर, और वो भी छोड़ो डेल्टा एनजी फेनजी, एक्सप्रेशन लिखोगे ऊपर और नीचे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जो ये जो पावर बन रहा था यहां पे, अगर ये ऊपर और नीचे इसका सम सेम है तो वॉल्यूम जो है कंटेनर का वो तो सबके लिए V ही है, तो इसका मतलब जो V ऊपर डिवाइड होगा वही V नीचे डिवाइड होगा। यानी ऐसे सवालों में वॉल्यूम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी 10 सवाल लगाने के बाद पता चलेगा, कई बार अगर पेपर में उसने वॉल्यूम नहीं दिया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो टर्म कांस्टेंट है और साथ में कट भी जा रहा है उसकी वैल्यू की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है मामला? तो ये अभी आगे आ जाएगा। आगे लिखा है सर पॉइंट नंबर 2, पहला हो गया। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, अगर वॉल्यूम नहीं दिया है तो हम वॉल्यूम को अपने आप क्या मान लेंगे, 1 लीटर। पूरा बनाइए। इफ वॉल्यूम इज नॉट गिवन देन वी विल एज्यूम 1 लीटर। चलें सर, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। अगर एक्सप्रेशन केपी का लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपने को वो एक्सप्रेशन किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये सब आप कर चुके हैं। सेम कहानी दोबारा ले आए। अगर उसने कहा ये सब गैसियस है, बोलो बेटा, तो क्या अगर मुझसे कहा गया केपी का टर्म लिखो तो उसमें बस मैं क्या कर दूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखना है। पार्शियल प्रेशर अगर मुझे किसी का भी निकालना है, इधर सुनो, तो तुमको जो मालूम है वो तो ठीक है, अब क्या मालूम है वो समझना, छाप लेना थोड़ी देर बाद। अभी ये पॉइंट नंबर 2 बन जाएगा। छाप तो लो गई, इधर देखो जरा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो पीए और पीबी लिखा गया है ये फिर से कौन सी सिचुएशन है, एट इक्विलिब्रियम। इनिशियल क्या लिया गया उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब जब मैं यहां पर मोल्स लिखूंगा मोल फ्रैक्शन के लिए Na अपॉन एन टोटल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, तो क्या मोल आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है यहां पर बेटा ए के मोल, यहां पर टोटल मोल, यहां पर टोटल प्रेशर, ये सब कुछ हमें कहां पर पता होना चाहिए, एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है मामला? बना लीजिए। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जहां से मामला गड़बड़ाता है। तो सवाल लगवा के नहीं सिखाएंगे,
पहले सिखा देंगे फिर सवाल में सीधे पहुंचाएंगे आपको कि सवाल आप अपने आप से लगाना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि तय बात है हम लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम जो भी चीजें वहां लिख रहे हैं वो सब कहां पर है? एट इक्विलिब्रियम। बात क्लियर है या नहीं है सर? कोई बात कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपको साइड में इसीलिए लिख लिख के एक एक बात बता रहा हूं, प्रयास कर रहे हैं। देखो सीधा फंडा है ये जो है, ये कोई थ्योरी का पार्ट नहीं है सर। हमने क्या कर रखा है कि पहले ही हमने सारे सवाल को जब देखा है तो मुझे पता चलता है कि मैंने ये चीजों में दिक्कत आती है करने में, तो वो चीजें अगर हम पहले समझ लेंगे तो हम सवालों में एप्लीकेशन अच्छे से कर पाएंगे चीजों का। तो मैं आपको 50 सवाल के बाद जो सीखोगे, 50 सवाल करने से पहले ही खड़ा कर दे रहा हूं कि पहले सवाल से आपको पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। पॉइंट नंबर 4, कई बार आपको इनिशियल मोल नहीं दिए होंगे। जब आपको इनिशियल मोल ना दिए हों तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि जब रिएक्टेंट साइड में जो रिएक्टेंट का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा हम उसी को क्या मान लेंगे? मोल्स मान लेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 4 के लिए मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए उसने बोला कि 2A से 3B बन रहा है। बात समझो बेटा, डबल एरो बनाए यानी कि इक्विलिब्रियम वाला मामला है। तो अगर उसने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं कहूंगा इनिशियली, अंदाजे में नहीं, कितना मोल? 2 मोल लिया गया। ये मैं अपने आप ही एज्यूम कर लूंगा। क्लियर है मामला? एक और कंफ्यूजन, सर क्या ये जरूरी है कि रिएक्टेंट 1 हो? बिल्कुल नहीं, रिएक्टेंट 1 नहीं 500 हो, जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही उनके मोल मान लिए जाएंगे। जैसे दूसरी सिचुएशन, 2A प्लस 3/2B गिव्स 4C। ठीक है रिएक्शन। अब सर कुछ नहीं दिया है तो अपन लोग मानेंगे इनिशियली इनके 2 मोल हैं और इनके 3/2 मोल है। पॉइंट नंबर 4 उतारिए सर। पॉइंट नंबर 4, एक बात ये तय है कि घूम फिर के जाना इक्विलिब्रियम तक है ना? तो ये सब तो शुरुआत है। अब मन में एक सवाल बार बार काम कर रहा होगा, क्या सर आपने पहले पॉइंट में बता दिया केसी के एक्सप्रेशन को कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना, यानी कि जब मोल लिखोगे तो वॉल्यूम जो कंटेनर का है उससे डिवाइड करना मत भूलना, और वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड करना। दूसरी बात, अगर वॉल्यूम नहीं दिया होगा तो हम वॉल्यूम अपनी तरफ से 1 लीटर मान लेंगे। तीसरी बात, केपी का एक्सप्रेशन पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखना, बिल्कुल सही है। चौथी बात, इनिशियल मोल नहीं दिए होंगे तो हम उनका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो लिखा हुआ है उसी को क्या मान लेंगे? इनिशियल मोल मान लेंगे। बोले बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुल मिलाकर जितना भी एक्सप्रेशन है इसमें सब कुछ कहां पर लग रहा है? एट इक्विलिब्रियम, यानी हमें इक्विलिब्रियम पर मोल या पार्शियल प्रेशर निकालना आना चाहिए। क्लियर है बात? तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। उतार लीजिए आप आराम से, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं, पहुंच रहे हैं। इसी में सबसे ज्यादा समय लगना है, 5 नंबर में ही सबसे ज्यादा समय लगना है सर। पॉइंट नंबर 2 उतार लिया था, हटा दें इसको ना। समझ पा रहे हो कि नहीं है? नहीं आ रहा है? नहीं आएगा फिर अब।
कितने लोग सुबह नहीं आए थे? अरे पूछ रहे हैं सुबह वाली क्लास कितने लोगों ने आज नहीं ली है? 7 बजे वाली। आज सुबह 7 बजे वाली कितने लोगों ने क्लास नहीं ली है? यहां आके लाइव कितने लोगों ने पढ़ लिया है? कर लिया है सबने बराबर? बस ठीक है। कोई चलें सर। पॉइंट नंबर 5 पहले जो लिखा है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इक्वेशन साइड में लिखिएगा एक तरफ, उसके बगल में सारे टर्म लिख लो। परेशान होने की अभी कोई जरूरत नहीं, अभी हम एक एक करके बताएंगे कौन क्या है क्या नहीं। सारा लिख लो। और यही वो पॉइंट है जो डिसाइड करेगा कि तुमको ये चैप्टर कितना ज्यादा आएगा। डरा नहीं रहे, बस अवेयर कर रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग से काम करोगे तो अच्छे से काम हो जाएगा। चलो सर पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब तो इतने में तो संभाल ही लोगे ना, दिख ही जाएगा तुमको, नहीं दिख जाएगा? क्योंकि हमको इसको ज्यादा नहीं, हमें लिखना भी है ना बेटा, थोड़ा सा तो दर्द झेलना पड़ेगा। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है यानी कि जो इक्वेशन दी गई है वो है सर a + 2b gives c, यानी a और b रिएक्टेंट है, c प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट a और b के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिस्पेक्टिवली 1 और 2 है, c का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। मोल कंसेप्ट खेल लेते हैं। मोल कंसेप्ट में क्या बोलते थे जरा बताना? 1 मोल A का रिएक्ट करेगा तो 2 मोल B का रिएक्ट करेगा तो 1 मोल C फॉर्म होगा। यानी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट के मोल रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट के मोल सेम टाइम पर फॉर्म होते हैं। इतना सबको पता है? बोलो भैया। तो जिनको नहीं पता है वो अब से ध्यान रखेंगे। अब यहां पर सर 2 चीजें लिखी है। पहला है स्मॉल n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक मोल्स, यानी कि जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है अगर वही मोल ले लेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्टाइकियोमेट्रिक मोल्स। x क्या है? कितना पोर्शन डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट होने का मतलब हमने लिया 10, डिसोसिएट हुआ 4, तो 4 क्या कहलाएगा? डिसोसिएटेड क्वांटिटी। उसके बाद आता है स्मॉल a का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल मोल, इनिशियल प्रेशर भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, टिक मारिए अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। अब इन्होंने कहा देखो इधर, अब सवाल तो ये है नहीं, मेरी बात समझना, कहानी क्या है इसको देखो। सवाल तो ये है नहीं, तो इसका मतलब अगर हमें इनिशियल मोल दिए होंगे तो हम उठा के सीधे सीधे रख देंगे, नहीं दिया है तो हम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही मान ले रहे हैं। तो इसका मतलब हमने माना है कि इनिशियल मोल इसका 1 है और इसका 2 है, तो C उस समय क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है मामला? अब सर बात कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, बात कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम। याद करिएगा और जरा हमें बताइएगा, क्या मैंने आपको यह बोला है कि जब हम इक्विलिब्रियम पर देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि मान लो इससे कितने मोल टूटे? x मोल। बोलो कितना मोल टूटा? x मोल। तो यह बात तय है कि बगल वाले से कितना घटेगा? 2x। बोलो भैया, अभी क्या बोल रहे थे?
इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके 2 मोल, तो इसके x मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 2x। पूरा 1 2 क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, यानी कि किसी भी कीमत पर कभी भी रिएक्टेंट यहां जीरो होने वाला नहीं है। बोलो सर, अगर 2 रिएक्टेंट है तो दोनों जीरो हो जाएंगे तो रिएक्शन कंप्लीट मान ली जाएगी, तब इक्विलिब्रियम सिचुएशन आने वाली नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, ये करना है। अब सर, क्या इसी के रिस्पेक्ट में C कितने मोल बनेगा? X मोल। क्लियर है बात? यहां पर ये लिखना सबको आता है या नहीं? इसका मतलब जब भी हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? हमने माना अगर x मोल टूट रहा है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर करके लिखते चले जाते हैं। तो यहां पर x क्या बता रहा है? ये हमें क्या बता रहा है? डिसोसिएटेड पार्ट या डिसोसिएटेड मोल ऑफ A, यानी इक्विलिब्रियम आते आते A का बलिदान कितना है? x मोल है सर। यहां आते हैं, ये बता रहा है डिसोसिएटेड मोल ऑफ रिएक्टेंट B। बना लीजिए। अब कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि अगर हमें x के टर्म में लिखना हो तो हम, आप कहोगे इसमें हम, आप सिखा क्या रहे हो? ये तो अपन लोग मोल कंसेप्ट से करते ही आ रहे हैं बार बार, तो सर हम x के टर्म में फटाक से बना लेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर वहां पर आपको गिवन है इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है अल्फा। बात समझिएगा सर। अब ये अल्फा हमें क्या बताता है इसको समझना। कहा यह गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू 1 देखा जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या देखा जाता है? विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका मीनिंग समझिएगा। कहा यह गया कि अगर मैं तुमसे कहूं, इधर देखो, कि मान लो किसी के 10 मोल हैं, बात समझना, और मैं आपसे कहूं कि ये कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ होगा, तो क्या ये बोलता है बार बार कि 1 से कितना जाएगा? अल्फा। तो 10 से कितना जाएगा? अगर मैं लिखूं 1 से कितना गया? अल्फा। तो 10 से कितना जाएगा? 10 अल्फा। जाएगा या नहीं जाएगा? अब यार, क्या ये कहानी इसके रिस्पेक्ट में थोड़ी अलग है? तो इसका मतलब अगर आपको कभी अल्फा दिया है तो आपके पास एक एक्सप्रेशन है nx बराबर a अल्फा। क्या एक्सप्रेशन लिखा है सर? nx बराबर a अल्फा, जहां पर हमारे n जो है वो क्या है सर? इनिशियल मोल बोल दो, या हम इसको बोल सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक मोल, यानी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। x क्या है? कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ। a क्या है? इनिशियल मोल। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो आपको दिया होगा। अगर आपको कभी अल्फा का वैल्यू देखो, परसेंटेज ऑफ अल्फा गिवन है। क्या गिवन है? परसेंटेज ऑफ अल्फा गिवन है, तो आपको पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। क्या होगा अल्फा? बोलो। अगर किसी चीज को परसेंटेज में बदलना है तो क्या इसका मतलब उसको हमें 100 से गुणा करना पड़ता है? इसका मतलब अगर हम किसी परसेंटेज को नंबर में बदलना चाहते हैं तो क्या हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी परसेंटेज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 100। क्लियर बात? यानी अगर उसने कहा 20% है तो इसका मतलब सीधा सा है कि वहां पे बात हो रही है 20/100 की, यानी अल्फा का वैल्यू है 0.2। और याद रखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में है? देखो जरा, अरे अल्फा की किसके रिस्पेक्ट में? 1 के। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मैक्सिमम वैल्यू मतलब बिल्कुल 100% पे अगर आ गया तो क्या होगा? 1। कभी भी 1 से ज्यादा अल्फा की वैल्यू नहीं आएगी। इतना उतार लीजिए।
कभी भी एक से ज्यादा अल्फा की वैल्यू नहीं आएगी। अब एक सवाल इसी में कराएंगे तो इसको यूज करा देंगे। इसका मतलब सीधा है, अगर हम x के टर्म में लिखना चाहें तो हम अपना आराम से लिख लेते हैं। कभी हमको अल्फा दिया होगा और x तक जाना होगा तो x पता चलेगा तभी हम कर पाएंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, nx बराबर a अल्फा, जहां n क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक मोल बोल दो या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल दो, बात समझ में आ रही है। a अल्फा की बात अगर करेंगे तो x डिसोसिएटेड पार्ट है, ए इनिशियल मोल है और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चला जाए सर। अब इसी पर एक एग्जाम्पल कर लीजिए तो बात पकड़ में आ जाएगी कि ये जो इधर लिखा है इसका मीनिंग क्या है। और ये जो टर्म x लिखा हुआ है डिसोसिएटेड क्वांटिटी, बात समझिएगा, ये हमें क्या बताता है, किसके टर्म में बात कर रहे हैं, वो सारी बातें क्लियर होंगी। हटाया जाए इसको। मान लीजिए अभी हम आपके सामने एक सिंपल कहानी रखते हैं। मैंने इक्वेशन ली 2b gives c प्लस डी, बनाइए इक्वेशन और यहां लिखिएगा इनिशियली हमने इसके मोल 2 मोल मान के चले, ये 0 है, ये 0 है, ठीक बात। अल्फा बेटा हमको गिवन है, परसेंटेज ऑफ अल्फा 20% है, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपसे कहा गया फाइंड केसी, ठीक बात, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम नहीं लिखा गया इसलिए आप क्या मानकर चल लेना, 1 लीटर। चले भाई, आओ। अगर अल्फा, पहले अल्फा वाला काम निपटाओ। अगर हमको अल्फा 20% दिया है परसेंटेज, तो क्या हमारा अल्फा होगा परसेंटेज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 100, यानी 20/100, यानी यहां से अल्फा का वैल्यू आया 0.2। आ गया सर। अब अगर अल्फा 0.2 है तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, nx बराबर a अल्फा। किसी ने पूछा x का क्या करोगे, बोले भाई साहब जब हम यहां इक्विलिब्रियम पर मोल लिखते हैं तो हम डिसोसिएटेड पार्ट x के टर्म में लिखते हैं। क्या लिखेंगे बताओ, इनिशियल मोल है 2, क्या इसके 2 मोल लगते हैं तो इसका 1 मोल बनता है, तो इसका मतलब है हम यहां पर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 - 2x। बोलो भैया, इधर आएंगे तो ये कितने कितने मोल बनेगा, x मोल। तो अगर हमें x पता चलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब सर इधर आइए, ध्यान रखिएगा, स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ स्टाइकियोमेट्री। अच्छा, अल्फा किसके रिस्पेक्ट में दिया होगा, कौन टूटेगा, ए बी या सी, ए, जो रिएक्टेंट है वही टूटेगा सर। तो इसका मतलब n की जगह पर क्या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखकर बोलो क्या है, 2। किस्मत की बात है कि जो मोल है वही इनिशियल स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये दोनों नंबर अलग अलग भी हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है। अगला सर, यहां लिखा x, a क्या है, इनिशियल मोल, कितने आ गए, 2। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे इनटू अल्फा यानी 0.2, x और a कट गया
यानी वो 2 और 2 कट गया तो x बराबर कितना आया 0.2। क्लियर है बात। n और a अलग अलग भी हो सकते हैं। कल को मैं इसके 3 मोल ले लेता तो a की वैल्यू 3 होती और स्मॉल n का मतलब स्टाइकियोमेट्रिक मोल कितने होते हैं 2। स्टाइकियोमेट्रिक मोल का मतलब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाले मोल। क्लियर है मामला। यही गड़बड़ाएगा मामला, इसलिए बहुत क्लियर कट ध्यान रखना। अल्फा से x निकालना है क्योंकि हमारी इक्वेशन में हमें क्या पता होता है हर बार x के टर्म में। जब भी रिएक्टेंट साइड में घटाना कैसे घटाओगे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय x। प्रोडक्ट साइड में क्या लिखोगे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू x। क्लियर है मामला। x बराबर कितना आया 0.2। उठा के रखो जरा। तो x अगर 0.2 है तो क्या यहां से 1.6 मोल आएंगे। यहां से बेटा 0.2, यहां से 0.2। क्लियर है मामला। अब मुझे केसी का एक्सप्रेशन लिखना है तो केसी बराबर यहां पर क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। क्या यहां पर वॉल्यूम एक एक दिया हुआ है तो इसका मतलब जो मोल है वही किसकी तरीके काम करेंगे एज अ कंसंट्रेशन। उठा के वैल्यूज रख दीजिए तो 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय बी के टर्म में अगर बात करेंगे तो 1.6 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, खेल खत्म। तो सारी लड़ाई कहां फंसी है अल्फा से एक्स में जाने। मतलब अल्फा से एक्स निकाल पाए तो काम बनेगा, नहीं निकाल पाए तो नहीं बनेगा। जब थोड़े बहुत बढ़िया सवाल आएंगे तो उसमें आपको क्या बोलेगा वो एक्स की वैल्यू दे देगा और आपसे कहेगा बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जो भी आ रहा हो आपका आंसर वो तो एक एग्जाम्पल है। नीचे लिखिए सर, नीचे लिखिए एक्स के टर्म में ऐसे ही लिखो शुद्ध हिंदी में साहब। एक्स के टर्म में रिएक्टेंट साइड एट इक्विलिब्रियम एक्स के टर्म में, एक्स क्या है डिसोसिएटेड वाली क्वांटिटी, एक्स के टर्म में रिएक्टेंट साइड इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मोल ऑब्लिक कंसंट्रेशन, कल को कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं डायरेक्ट, मोल ऑब्लिक कंसंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स से घटाओ। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स से घटाओ। इधर देखो घटाया है या नहीं घटाया है। तो यहां पर क्या है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, बोलो बेटा, और एक्स से घटाया है हमने, मतलब कि इनटू एक्स करके। आगे लिखिए प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स से जोड़ो। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स से जोड़ो। जोड़ो मतलब जीरो के आगे जोड़ देना। अब सर इतनी बात अगर पकड़ में आती है तो अब आपको एक सवाल दे रहे हैं, आप जरा करके हमको समझा दीजिए जल्दी से। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा झंझट है नहीं। एक एक पार्ट में पूछेंगे, एक एक पार्ट में बताना। 3A gives 2C, बना लो। मैंने आपको दिया इनिशियल मोल 5 मोल है। किसी ने कसम थोड़ी दी है कि हमेशा वही होगा। कितने मोल है 5 मोल है।
ठीक बात। अब जरा हमें इक्विलिब्रियम पे बताओ, 5 माइनस 3x होगा, ये सही होगा या नहीं होगा? क्या इसके 3 मोल से 2 मोल बनता है? 1 मोल से 2/3 बनेगा। बोलो यार। तो 5 मोल अगर पूरे लगेंगे तो क्या बनेगा? 5/3। ए मोल लगेंगे तो क्या बनेगा? अच्छा 1 मिनट। अच्छा यहां अगर 3 ही होता तो यहां क्या 3 माइनस 3x लिख देते, यहां क्या लिखते 2x। इतना तो कर लोगे? चलो 3 करके करो, पहले आ रहे हैं वहां पे धीरे से। जान रहे हैं ना तुम क्या खेल करोगे। करा सर। अब हमको ये बता दो, अगर अल्फा बराबर 30% है, कितना है? अल्फा बराबर 30%, तो एक्स बराबर बताओ। अल्फा का परसेंटेज 30 है, यानी अल्फा बराबर कितना दिया है? 0.3। जीरो पॉइंट थ्री दिया है अल्फा। अब x तुम्हें निकालना है सर, तो जरा मुझे बताइए क्या nx बराबर a अल्फा लगाएंगे? बोलिए। n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक मोल, यानी कि n कितना है? 3। a क्या रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल मोल, a कितना है? 3। बोलो सर। तो उठा के जरा वैल्यू रखिए, तो क्या यहां 3x बराबर a का वैल्यू भी कितना आया? 3। अल्फा का वैल्यू कितना है? 0.3। क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा? तो x बराबर क्या होगा? 0.3। क्या यहां से सीखने को मिला, अगर इनिशियल मोल स्टाइकियोमेट्रिक मोल के बराबर होते हैं तो x और अल्फा आपस में बराबर हो जाते हैं। बोलो प्रभु। यही आ रहा है बार बार, नीचे लिखिए। इफ इनिशियल मोल्स are equal to the stoichiometric mole oblique stoichiometric coefficient, so we see that x is equal to alpha, x is equal to alpha। अब मजेदार बात सुनना जरा, इसका मतलब x किसके बराबर आता है? अल्फा के बराबर आता है। क्लियर है मामला? अब सर एक बात बताइए, x यहां कितना आया है? 0.3। जब हम यहां पर इस टर्म में लिख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि मान लो अगर इससे एक x मोल टूटा, कितना? x, तो वो x की वैल्यू निकल के आ रही है या नहीं आ रही है? तो अब आपको एक बात याद रखनी है, x बताता है डिसोसिएटेड मोल को। किसको बताता है सर? डिसोसिएटेड पार्ट को। क्लियर बात? तो हमारे पास जब भी कोई रिएक्शन आएगी, A + 2B गिव्स 3C। इनिशियल मोल हमको दिए हैं, सुनते जाना कहानी, स्मॉल a स्मॉल b ये 0। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो हम कोई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं पकड़ेंगे अब हम, क्योंकि हमारे पास nx बराबर a अल्फा का मामला है। तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे? a से कितना गया? बोले x गया। a से कितना गया? बोले डायरेक्ट बोल देंगे कितना गया है? x गया है। b की बात अगर करेंगे तो b से कितना गया है? बोले x गया है। बात समझना। लेकिन ये x विद रिस्पेक्ट टू a और b अलग अलग निकाला जाएगा। नहीं समझे?
इधर देखो nx बराबर a अल्फा में n किसका रखे हो, यहां पर a का, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू किसके लिए आई है, a के लिए। कल को अगर हम b के लिए बात करेंगे तो ये b का बता देगा। इसका मतलब nx बराबर a अल्फा से जो x निकलता है वो स्पेसिफिक रिएक्टेंट कितना डिसोसिएट हुआ, कितना डिसोसिएट हुआ, ये बताता है। यहां थोड़ा मैनेज कर लेना, बनाओ सर इसको। और यहां ये मत सोचना कि सर ये एक्स एक्स बराबर हो गया है, दोनों के लिए एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग। तो अगर कभी इस तरीके से आएगा तो आप इन वैल्यूज को 1 और 2 मान सकते हैं, क्योंकि दोनों लोग बराबर से डिसोसिएट हो ये जरूरी नहीं है। इधर सुन लो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो पीछे अभी मैंने आपसे क्या लिखवाया है कि जब भी आप घटाएंगे, क्या घटाएंगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स करके घटाएंगे। क्लियर है मामला, लिख लीजिए सर। जो भी x निकलता है nx बराबर a अल्फा से, वो क्या बताता है, रिएक्टेंट कितना डिसोसिएट हुआ। अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग हैं तो आपको ये x की वैल्यू हर रिएक्टेंट के लिए अलग अलग मिलेगी। अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है तो आपको ये x की वैल्यू सेम मिलेगी। बोलिए सर, क्योंकि x जब भी निकालेंगे nx बराबर a अल्फा रखेंगे, यानी उस स्पेसिफिक रिएक्टेंट का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग होगा या नहीं होगा। अरे भैया n क्या बता रहा है, स्टाइकियोमेट्रिक मोल को, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदलेगा तो वैल्यू बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो आपको यह बात याद रखनी है। क्लियर है, अच्छे सवालों में इस तरीके से करेंगे। अभी अगर हम इन जनरल बात करें तो क्या हम इन जनरल क्या बोल रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड जब भी हम पूछें कितना डिसोसिएट हुआ तो आप कहेंगे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स कर देते थे। यही कर रहे हैं ना सर। यहां पे आइए अगले पार्ट पे आइए। बहुत बड़ा लिख दिया गया, ये आपको पता है सर। देखिएगा पॉइंट नंबर 5 बनाइए इसको, पॉइंट नंबर 5 बनाइए इसको। कहा गया इफ इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन सॉलिड और फ्यूज लिक्विड, यानी कि सॉलिड था जो पिघला के क्या बना दिया गया, लिक्विड, जिसको हम प्योर लिक्विड भी बोलते हैं, प्रेजेंट देन क्वांटिटी विल बी इंडिकेटेड बाय डैश। यानी अगर कभी कोई सॉलिड या प्योर लिक्विड प्रेजेंट है, जैसे जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें अगर मैं तुमसे कह दूं कि हमारे पास ये सॉलिड अवस्था में है, ये गैसियस है और ये भी गैसियस है, बात समझिएगा सर। तो हमें क्या करना होगा, क्या हमें तुम्हें यह बात मालूम है कि जो चीज सॉलिड है वो एक्सप्रेशन में नहीं आती, तो अगर नहीं आती है तो उसके मोल अगर दिए भी हुए तो उनको लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो जब हम यहां अपनी इक्वेशन बनाएंगे, इधर देखिए सर, तो हम उस समय सॉलिड वाली जगह में क्या लगा देंगे, डैश, यानी इसमें चेंज देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला अगर बी के कितने मोल हैं, 3 मोल हैं, तो क्या शुरुआत में सी 0 रहा होगा। जब हम इक्विलिब्रियम में आएंगे तो इक्विलिब्रियम में मान लीजिए आपने बोला 3 से कितना टूटा, x, तो ये कितना बना होगा उसी के रिस्पेक्ट में। तो अब अगर हम बात करें अभी सिर्फ इतना, तो हमें यहां पर इक्विलिब्रियम तक
एक ही क्वांटिटी में चेंज देखने की जरूरत नहीं है। यानी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के इनिशियल मोल, इनिशियल प्रेशर तो खैर होगा ही नहीं, बात करेंगे अगर तो उनके कंसंट्रेशन के चेंज को देखने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो हम उसे एक्सप्रेशन में लिखेंगे भी नहीं, यानी वहीं पर ही आप उसमें डैश बना लीजिएगा। चला जाए, सिंपल कहानी है यार। जो चीज सॉलिड है, जो चीज प्योर लिक्विड है, उसे केपी और केसी के एक्सप्रेशन में ही नहीं लिखोगे तो तुम्हारे पास, तुम्हें उसके मोल वोल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसमें फर्जी जान लड़ाने की जरूरत नहीं। उसकी जगह किसका प्रयोग करोगे? डैश का। अगला पॉइंट, सवाल नहीं है भाई, वो पॉइंट ही है, बताया तो था हमने। सवाल अवाल नहीं है। कितने हो गए? 5 6, कोई तो ये 7वां नंबर है। ये 7वां नंबर है। When the value of Kc is very high, मतलब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इधर देखो, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने की तरफ है। तो उसने बोला कि इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी हाई, और वो भी हाई में भी कितना मानना है, ये डेटा हमने लिखा है। क्या? 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, then dissociation x is very high, so we will use concept of limiting reagent। मतलब मैं क्या बोलूंगा, अगर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो, या Kp की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो सबसे पहले क्या निकालो? लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। क्या निकालोगे बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है बताओ? जिसके लिए आप एक रेशियो निकालते थे, किसी को याद है? कितने लोगों को याद है? हाथ उठाओ। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए रेशियो निकालते थे, वो रेशियो किसके किसके बीच है? बोलो। क्या हम लोग इनिशियल मोल कह रहे हैं? मोल, इनिशियल मोल, क्या हम इनिशियल प्रेशर भी ले सकते हैं? अब तो दोनों ही जरूरत पड़ने वाली है, इनिशियल मोल या इनिशियल प्रेशर, या कल को कंसंट्रेशन मिल जाए तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन भी यूज कर लेना, डिवाइडेड बाय उसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये याद रखना है, ये रेशियो हम किसके लिए निकालते हैं? रिएक्टेंट साइड में। और जिसके लिए ये रेशियो सबसे मिनिमम आता है वही हमारा क्या कहलाता है सर? लिमिटिंग रिएजेंट। बना लीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट क्या है, कोई बताएगा? लिमिटिंग रिएजेंट, रिएक्शन के लास्ट में 0 बचेगा, इसका मतलब हमें यहीं से पता चल जाएगा कि वो वाला जो रिएक्टेंट था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में माना जाएगा? एक्सेस रिएजेंट और प्रोडक्ट के बीच में। क्लियर है मामला? इक्विलिब्रियम यहां भी मानेंगे, किनके बीच में मानेंगे? एक्सेस रिएजेंट और प्रोडक्ट के बीच में। चला जाए, चलो भैया अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। उतार लिया है, मोल कंसेप्ट वाला ही खेल है पूरा। सवाल ही गायब कर दिया, गायब है। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिएगा सर। a प्लस बी, नॉर्मल इक्वेशन बना लो, गिव्स c, और बगल में लिखा है Kc बराबर
10⁶। ठीक है, आपको इनिशियल मोल गिवन है, 1 मोल है, ये 2 मोल है, तो जाहिर सी बात है ये 0 होगा। ठीक बात। अब ये बताइएगा एक एक करके, जैसे ही ये सवाल आएगा इसमें आप नॉर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशन नहीं बनाएंगे। आप क्या करेंगे सर? आप कहेंगे देखिए सर, सबसे पहले तो हमारी नजर इन पर जाएगी और इससे पता चल रहा है कि जो केसी की वैल्यू है वो काफी हाई है। अगर केसी की वैल्यू हाई है तो क्या हमें लिमिटिंग रिएजेंट को यहां पर खोजना पड़ेगा? यानी किसे खोजने जाओगे? लिमिटिंग रिएजेंट को। अब सर लिमिटिंग रिएजेंट को खोजने का तरीका बड़ा सिंपल है, इनिशियल मोल डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहां से 1 आएगा। डी में आते हैं, इनिशियल मोल डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 आएगा। जिसके लिए इनिशियल मोल कम होंगे, वो रेशियो कम होगा, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो क्या यहां से आपने खोजा और खोजकर ये निकाला कि ए जो है वो आपका इस रिएक्शन में क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। बना लीजिए। ठीक बात। अब कंसेप्ट क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट क्या 0 हो जाता है रिएक्शन के अंत में? तो यहां रिएक्शन का अंत नहीं, यहां इक्विलिब्रियम है। तो हम ये कहेंगे कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझना सर। अब यहां से आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म। जैसे आपने कहा सर जब हम इक्विलिब्रियम पे बनाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? 1 से x, घटाने का तरीका बोला स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू x करना है। तो यहां आते हैं 2 से x, ये कितना बना? x, यही होगा। अब मुझे बताओ क्या लिमिटिंग रिएजेंट को 0 कर देना है? तो 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर कितना आया? 1। तो क्या मुझे इक्विलिब्रियम पर बाकी लोगों के मोल मिल जाएंगे? ये भाई साहब 1 मोल बचेंगे और ये भाई साहब 1 मोल बनेंगे। बोलिए सर। अब जब हमें इनका अगर एक्सप्रेशन पूछेगा तो वो पूछेगा ही नहीं क्योंकि केसी तो दिया ही हुआ है। तो इसका मतलब अगर हम बोलेंगे तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में हुआ? बी और सी के बीच में। क्लियर है मामला? ए जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो आपकी बात भी रह गई कि इक्विलिब्रियम है यहां पर। ठीक बात है, बना लीजिए सर। क्योंकि ये मैं जानबूझ के इसलिए करके दिखा रहा हूं, अगर मैं केवल लिखा दूंगा तो मन में एक सवाल रह जाएगा कि सर अगर आप ये कह रहे हो कि लिमिटिंग रिएजेंट 0 हो जाता है तो जाहिर सी बात है फिर इक्विलिब्रियम कहां गया? क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को उसी टाइम पर होना जरूरी है। कंसंट्रेशन ज्यादा कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात और है, क्या सर यहां हमने एक जनरल इक्वेशन ली है तो सिर्फ पढ़ाने समझाने के लिए लिया है, आप इससे केसी निकालने का प्रयास मत करिएगा क्योंकि इतना हाई वैल्यू है कि वॉल्यूम बहुत ही यहां पे क्या होगा, अपने आप ही कम कर दोगे तो वो नेट में वैल्यूज ज्यादा आने लगेंगे। तो ये हमारा 7वां पॉइंट है। अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट को ढूंढेंगे, क्या करेंगे? इनिशियल मोल डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, या अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है तो डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जहां से रेशियो मिनिमम आएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट को के लिए करना क्या है? इक्विलिब्रियम पर वो 0 हो जाता है। तो नॉर्मल अगर हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? जो भी इनिशियल चीज दी है उसमें घटाते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू x करके। तो जब हम इनको घटाएंगे तो हम यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट को 0 करके x की वैल्यू निकाल लें। क्लियर है मामला? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगली सिचुएशन हटाया जाए, क्या केसी की वैल्यू बहुत कम भी दी जा सकती है? तो अगला पॉइंट वही है, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8,
दोपहर में अभी मिलेंगे हम लोग सब, आज निपटाऊंगा मैं इसको, ना लें क्या? नहीं यार, अच्छा कल भी लेंगे लेकिन हम, क्यों कल क्या दिक्कत है? कल तो टेस्ट नहीं है ना तुम्हारा, साले क्या संडे वनडे है? आओ, 2 रुपया जेब में नहीं, तुम्हें संडे मनाना है। When the value of Kc is very low, लो में पावर -10 की पावर -5 -6 -7। अच्छा एक बात सुनो, क्या हम लोगों को ये पता है Kc बहुत कम होने का मतलब होता है कि रिएक्टेंट जिद्दी है, बैठा है और कह रहा हम प्रोडक्ट में जाना वाना नहीं है, और जाएंगे तो मर मर के जाएंगे, लिखा है। तो लिखा है देन डिसोसिएशन x इज वेरी स्मॉल। क्लियर बात? तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना, सो x टर्म इज नेग्लिजिबल फ्रॉम रिएक्टेंट साइड, यानी उसको किस तरफ से आप नेग्लेक्ट मान लेंगे? रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड नहीं मानना नेग्लेक्ट। इधर देखो, प्रोडक्ट साइड नेग्लेक्ट मान लोगे तो बनेगा क्या फिर? बोलो भैया, तो बना लो जरा, देखते हैं क्या कहानी है। फिर ये इक्वेशन लिखो, a प्लस बी गिव्स c, और यहां लिखो कि अगर मैंने बोला कि इनिशियल मोल इनका 1 मोल है, ये 2 मोल है, तो ये 0 होगा। क्लियर बात? अब मैंने कहा इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन बोलो, क्या लिखते हैं? 1 माइनस स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू x, यहां भी 2 माइनस स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू x, ये कितना बनेगा? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू x। अब ये क्या कह रहे हैं, ये तो तुमने बना लिया। जब मैं तुमसे कहूंगा कि इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखोगे तो उसमें तुमको ये याद रखना है कि ये लोग बड़े जिद्दी हैं, मतलब 2 में अगर टूटा है तो 0.00002, तो वो घटाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम किसको नेग्लेक्ट मानेंगे? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को नहीं, उसके मोल को नहीं, उसके टूटने के पार्ट को मान लेंगे कि वो लगभग 0 रहा होगा। तो इसका मतलब हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स की जगह केवल 1, 2 माइनस एक्स की जगह 2, ये इक्विलिब्रियम पर ही लिख रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे? x। अब प्रोडक्ट भी गायब कर दोगे तो फिर रिएक्शन ही क्या बचेगी तुम्हारी? चले, आइए मान लीजिए इसके लिए Kc का वैल्यू 10 की पावर -6 है। कितना है? 10 की पावर -6 है। एक्सप्रेशन बोलो, Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, यही होगा। आइए सर, C की जगह पर क्या रखेंगे? x। A की जगह क्या रखोगे? 1। B की जगह क्या रखोगे? 2। वॉल्यूम दिया नहीं है, यानी 1 से डिवाइड होगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है सर। यहां से Kc की वैल्यू किसके बराबर होगा? 10 की पावर -6। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 इंटू 10 की पावर -6। सोच लो कितना कम टूट रहा है। x का वैल्यू आया 2 इंटू 10 की पावर -6, मतलब x जो है, जो कितना पोर्शन टूटा होगा, तो तुम समझ में आ रहा होगा, पॉइंट के बाद 5 बार 0 लगाओगे तब 2 लिखोगे, तो घटा के कोई फायदा नहीं। अब बिल्कुल आर्यभट्ट हो तो घटा ही लेना फिर, और क्या बताएं। जैसे ही कुछ कह देंगे नहीं सर, कुछ लोग होते हैं साइंटिस्ट, थोड़ा सा तो टूटेगा ना, नहीं नहीं थोड़ा ही, बहुत कम टूटता है सर, मतलब कुछ तो बनेगा ना, तो यही कुछ बनेगा फिर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए सर, सवालों में आ जाइए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए, करके दिखाइए। दोपहर में नहीं रख रहे हैं, कल सुबह रख ले रहे हैं। मेरी बात नहीं समझा, देखो मैं एक बात सुनो, माहौल टूटना नहीं चाहिए। तुमको गैप दे दिए, तुम आवारा पशु हो,
समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तुमको हम लोग आदमी इंसान बनाने के चक्कर में फंसे हैं, बस ये समझ लो। सवाल पहले प्रॉपर नोट कर लो, उसके बाद अपना दिमाग लगाना। पहले छाप लो, फिर इक्वेशन लिखो। कहा गया ए का कंसंट्रेशन बी के रिस्पेक्ट में दुगना है। बोलो सर, एक एक करके आपको कुछ बातें बताई गई। अच्छा, कुछ ना बताता तो तुम अपने आप स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मान लेते, लेकिन जब वो बताएगा तो तुम अपनी मर्जी से मानोगे नहीं। चले, आइए सर। ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक बात। अब सर इनिशियल, भाई इधर देखो, 2 मिनट रुक जाओ। इनिशियल, क्या हमें इनिशियली मोल भी दिया जा सकता है, कंसंट्रेशन भी और प्रेशर भी? क्या दिया है? कंसंट्रेशन। पहली लाइन उसने बोली, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल देन बी। क्योंकि तुमको मैथ में बड़ी आदत है कि माना कि ये ए है तो वो 2a होगा, सालों ये निकालना भी पड़ता है, तो इसलिए हम मानने वानने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने डायरेक्ट बोला ए का कंसंट्रेशन बी के रिस्पेक्ट में दुगना है, तो मैंने कहा चलो ये 2 लीटर होगा, मोल पर लीटर होगा, तो ये 1 होगा। बोलो सर, बना लो। सी और डी इस समय 0-0 खेल रहे होंगे। इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इधर आइए। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जो भी इनिशियल मोल या कंसंट्रेशन दिए उसमें घटाएंगे क्या? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स। यहां भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स, तो तय बात है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है तो घटेगा भी सेम। इधर आते हैं, बनेगा कितना? एक्स और एक्स। क्लियर कट लिखवाया है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स घटाना है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एक्स बनाना है। क्लियर है मामला? अगली जिम्मेदारी, अच्छा एक बात और, यहां पर जो हम ले रहे हैं वो सब किसके टर्म में ले रहे हैं? कंसंट्रेशन के टर्म में। इन्होंने अगली बात बोली, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी इज ट्रिपल देन बी, यानी कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी इज 3 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्या यही बोल रहा है ये? बोलो भैया, सी का कंसंट्रेशन बी के कंसंट्रेशन का 3 गुना है। अब सर सी का कंसंट्रेशन कितना है? एक्स। बी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना है? 1 माइनस एक्स। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो -3x इधर आएगा तो 4x, यानी x बराबर 3/4। अब अगर x 3/4 आया है तो इक्विलिब्रियम पर ये लोग कितना कंसंट्रेशन लेकर बैठे होंगे? यहां तो 3/4 ही आएगा, यहां भी 3/4 ही आएगा, यहां से 3/4 घटेगा तो 1/4 आएगा, यहां से 3/4 घटेगा तो कितना आएगा? बोलो, एलसीएम लेना आता है ना? 3/4 करोगे, 4 लोगे, 8 में से 3 जाएगा, 5/4 आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो फिर अभी दीपावली में जब जाओगे ना घर, बस में किताब मिलती 5-5 रुपए वाली, बताया हमने, पहाड़े सीखो, गिनती सीखो, यही सब करो। चलो सर, पूछा है केसी बराबर, क्या केसी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। सर उठा के वैल्यूज रख दीजिए, 3/4 गुणे 3/4 डिवाइडेड बाय 5/4 इंटू 1/4। क्या यहां से 4 गायब होता हुआ दिख रहा है आपको? आपको सीधे दिखेगा 9/5। ये किसकी वैल्यू होगी? केसी की।
एक सवाल देंगे तो बहुत तेज बना दोगे उसको, बेवकूफ नहीं बनाना है, करके दिखाना है। हाँ। चले, एक बात गांठ बांध लीजिए, nx बराबर a अल्फा एक्सप्रेशन है, वहां पर जो भी x आता है वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट का आता है। तो जब भी आप, अच्छा एक रिएक्टेंट होगा तो डर नहीं है, जो घटाया है वही करेंगे। और याद रखना है जब भी घटाना, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू x करके। क्लियर है? चलो भाई 2 नंबर, और आंसर चाहिए दोस्त, बटे में चाहिए, दशमलव में नहीं चाहिए, जल्दी से। टू ए प्लस बी गिव्स 3c प्लस डी। घटाने का तरीका बिल्कुल क्लियर है, रिएक्टेंट साइड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू x से घटाना है। इनिशियल मोल की बातें नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं होगा, चाहे कुछ भी दिया हो। और प्रोडक्ट साइड में क्या बनेगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू x के टर्म में, बात खत्म। इनिशियल मोल जो दिए हैं वो तो केवल इसलिए कि इससे घटा दो बस, केवल बोलो भैया। तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदल जाए, बदल दिया इसी में, क्योंकि शनिवार में, अब संडे आने में कल के बीच में टाइम है ना, तो पगला सकते हो, इसलिए आखिरी सवाल का रख भेज रहे हैं। आंसर बोलिए। और कोई? कितना आ रहा है? हो सकता है हमारे में गलत लिखा हो, तो 4-5 लोगों का इकट्ठा आना चाहिए ना सेम। फिर पहला काम करो, इक्वेशन लिखो, इनिशियल मोल लिखो, x के टर्म में घटाओ वटाओ। अरे बोलो भैया। फिर जो तुमको डेटा दिया है रेशियो का, क्या उसमें जरा चेक करो कि मामला क्या है, कुछ बनता है क्या, x की वैल्यू निकल के आएगी। उसके बाद उठाकर कंसंट्रेशन केसी के एक्सप्रेशन में लिखो, रखो। 2a प्लस बी गिव्स 3c प्लस डी। ओके सर। अब देखिए सर, इनिशियली क्या हमें इनिशियल मोल गिवन है, क्या क्या दिए हैं सर? उन्होंने कहा 2a प्लस बी गिव्स 3c प्लस डी, प्रोसीड इन अ 5 लीटर वेजल। बोले बहुत बढ़िया, यानी मोल बताया नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। जब मोल नहीं बताता है तो हम किसके बराबर मान लेते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सालों अगर तुम अब भी ना कर पाओ तो मर जाओ, एक एक बात लिखा दिया हूं मैं। अगली कहानी, अब मैं इक्विलिब्रियम पर क्या x के टर्म में बनाऊंगा इक्वेशन, क्या लिखूंगा, 2 माइनस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू x, 1 माइनस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू x, तो 1 माइनस x ही आएगा। जब यहां बनाऊंगा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू x, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू x, जो बोला था यहां जोड़ना, तो 0 में जोड़ोगे तो नंबर वही आएगा। ओके सर। x परेशान कर रहा है, वो कह रहा है d और b का मोल रेशियो यानी nd अपॉन nb 1/1 दिया हुआ है। ठीक है सर, तो आ जाइए, d के मोल कितने हैं x, b के मोल इक्विलिब्रियम पर कितने हैं 1 माइनस x। बोलो भैया,
तो 1 माइनस एक्स बराबर एक्स, एक्स बराबर 1/2 आएगा। भाई हम तुम्हारे स्तर पे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे कि जोड़ ओड़ के दिखाएं कि x और x 2x होता है, मौज लो फिर तुम। अब अगर x बराबर 1/2 है तो इक्विलिब्रियम पर मोल जो होंगे वो क्या क्या आएंगे जरा बताइए। x बराबर 1/2 रखेंगे तो 2 में से 1 गया, बचा कितना 1। यहां 1 में से आधा गया तो बचा कितना आधा। 3 में आधे का गुणा हुआ तो 3/2 और ये तो 1/2। आइए सर केसी का एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर 3, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर 1। कोई सॉलिड फॉलिड का चक्कर नहीं है, कुछ लिखा भी नहीं है तो बात ही खत्म। कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1। क्लियर है मामला। बस एक छोटी सी बात, यहां क्या रखेंगे कंसंट्रेशन, अपने पास क्या है मोल। इसका मतलब हमें इन सब को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब जो इक्विलिब्रियम पर मोल है उसे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम क्या दिया है, 5 लीटर का वेसल है। यहां आइए तो ये 1/10 हो जाएगा, यहां पर 3/10, यहां पर 1/10। अब ये नीली वाली वैल्यूज वहां पर काम करेंगी। उठाकर रखते हैं और देखते हैं खेल क्या बना। तो के सी बराबर, सी का मतलब 3/10 का होल क्यूब, थोड़ा सही से लिखे यार, 3/10 का होल क्यूब। डी की बात करें तो 1/10 डिवाइडेड बाय ए की पावर की बात करेंगे तो आएगा 1/5 का होल स्क्वायर। बी की जगह रखेंगे तो 1/10। यही तो होगा सर। 10 की पावर 4, 10 की पावर 1, तो इसका मतलब ऊपर क्या बचेगा, ये आएगा 3 की पावर 3, 10 की पावर 4, बोलो बेटा, और ये जाएगा ऊपर यानी 25 और गुणे 10, ऐसे समझो। तो ये 250 है और ये 10,000 है। ऐसे ऐसे ना करो, 10 की पावर 3 1000 होता है तो 10 की पावर 4 10,000 होता है। तो 250 10,000 को कितनी बार काट देगा, 40 बार। अभी तुम्हें कल तक समझ में आएगा। 27/40। सालों डूब मरो, तुम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, सोचो। अब तो बहुत लोग कर देंगे, पीछे से आतंकवादी कहेंगे हमारा भी आया था, हमसे किसी ने पूछा नहीं। ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आ ही रहा है, हमने कैलकुलेट किया है वे, हम तो फर्जी बोल रहे थे तुमसे। ये सवाल क्या क्या सिखाता है ये बताओ। इधर है ना, पहले हमें ये बताओ ये सवाल क्या क्या सिखाता है। ये सवाल ये कहता है अगर इनिशियल मोल ना दिए हो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मान लेना। ये सवाल ये सिखाता है कि जब इक्विलिब्रियम पर हम x के टर्म में घटा रहे होते हैं तो रिएक्टेंट साइड में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू x करके घटाते हैं, जिसके लिए देख रहे हैं। प्रोडक्ट साइड में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू x करके जोड़ते हैं। जब घटा रहे होते हैं तो इनिशियल मोल देखकर डरते घबराते नहीं है, चाहे 2 लिखा होता और चाहे 2 लाख लिखा होता, घटाते क्या 2x ही। बोलो भैया। अगली कहानी, जब हम जो भी हमें दिया था उससे हमने इक्विलिब्रियम पर x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, x निकलते ही इक्विलिब्रियम पर मोल निकल आए। अब हमको केसी के एक्सप्रेशन में मोल नहीं कंसंट्रेशन चाहिए, तो हमने सब में वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड किया है। क्लियर है बात, उठा के रखा है, खेल खत्म। कल 11 बजे, कितने बजे, 2 बजे आ जाओ यार, बोलो भाई आ जाओगे? नहीं कल तो रखेंगे ही फिर। अच्छा एक काम कर लो, सुनो ऐसे कर लेते हैं, अभी 2 बजे आ जाओ फिर बात कर लेंगे उसमें, है? फंसा रहे हैं हम, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ फंसा रहे हैं, तुम फंस नहीं रहे हो। खैर सुनो, आज मौज काट लो। अभी तो मौज नहीं, मतलब अभी मैथ की क्लास है, मैथ की क्लास जब छूट जाएगी तो आज नहीं रख रहे हैं 2 बजे वाला, कल लेकिन सर 11 बजे से 2 बजे तक लिख लीजिए।
और जो वीडियो वाले बच्चे हैं उनको भी बता दें, कल यानी कि संडे को, डेट बोलो यार जरा, 22 है क्या? अरे कल तो इंडिया का मैच है भैया। और सुनो, 11 बजे से बढ़ाएंगे और 1:30 बजे नमस्ते कर देंगे। आधा घंटे तैयारी में लगता है। टॉस वॉस होगा, कौन खेलेगा, क्या होगा, ये सब देखना पड़ता है भैया। 29 अक्टूबर 11 बजे आना है मॉर्निंग में, यानी कि सुबह, रात वाले नहीं। ठीक बात? तो याद रखना है केमिस्ट्री का। यहां लिख दे, एक से एक मन बुद्धि है, कहेंगे कौन सी क्लास है सर। ठीक बात? साले हंस क्या रहे हो, तुम ही लोगों को मैसेज आता है ऐसा ऐसा, लेकिन एक बात ठीक है, चलो तुम अच्छा मैसेज करते हो, मतलब बात नहीं समझे, और कोई बात है तो तुम हमसे कर भी सकते हो। खैर अच्छी बात है, तुम इसी बहाने मैसेज करके यूट्यूब पे बता रहे हो सर क्या अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म ना पढ़ाए हमें तो हम इसी से पढ़ लें, और नहीं तो सर एक बार उसको दोबारा से करा दीजिए। सर मेरी इक्विलिब्रियम की क्लास छूट रही है, तो मैं लिख देता हूं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं घर आके पढ़ाऊंगा। भाई हम सारे मास्टर खाली बैठे हैं यहाँ पे, समस्याएं ऐसी है। उसमें क्या कह रहे हैं, सर जी मैं गांव में हूं, यहां नीम के पेड़ के नीचे 4G नेटवर्क आता है, जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं अमरूद का पेड़ है वो 3G पे आ जाता है, सर मेरा नेटवर्क यहां से जा रहा है। तो भाई डाउनलोड कर लो, लेकिन आराम से पढ़ लो, सीधा सा फंडा है सर। तो आज जब कल की क्लास होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक खास बात देख रहे हो, हर क्लास इंपॉर्टेंट है हम लोगों की। हाँ है ना, 4-5 महीना हो गया है, इन 5-6 महीनों में कभी ये नहीं कहा कि कोई अनइंपॉर्टेंट है, आज तक बोले कोई? और ये भी बोलते हैं सुनो कि ये वाली नहीं आएगी तो फिर नहीं आएगा, और ऐसे में लड़का फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि सुनो ये नहीं आएगा ना, कोई बात नहीं, चलो इंपॉर्टेंट है ना, तुम पढ़ लेना चलो, क्योंकि अंदर से लगता है। खैर लेकिन कल वाला सही में इंपॉर्टेंट है, ये मजाक की बात नहीं है।